तेज बारिश हो रही है। आसमान में बिजली जोर जोर से कड़क रही है। हर कड़क के साथ माहौल और भी डरावना हो जाता है। इसी बीच आर्यन अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा होता है। तभी अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और आर्यन की नींद टूट जाती है। वह घबराकर अपनी आंखें खोलता है और उस आवाज का पता लगाने के लिए कमरे से बाहर निकलकर नीचे की ओर बढ़ने लगता है। मम्मी मम्मी पापा ने बेसमेंट में किसी को छिपा रखा है। वो रो रहा था। आर्यन बेटा, तुम अभी तक जगे हो और ये तुम क्या कह रहे हो? बेसमेंट? तुम्हें पता है ना, वहाँ जाना मना है। वहाँ तो सिर्फ पुराने बक्से रखे हैं। तुमने सपना देखा होगा। नहीं मम्मी, मैंने सपना नहीं देखा। मुझे प्यास लगी थी, मैं पानी पीने नीचे आया था। तभी मुझे बेसमेंट के दरवाजे के पीछे से आवाज आई। कोई सिसक रहा था मम्मी, जैसे कोई छोटा बच्चा रो रहा हो। और फिर मैंने पापा की आवाज सुनी। वो किसी को डांट रहे थे, चुप रहो कह रहे थे। बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। पापा तो अपने स्टडी रूम में काम कर रहे हैं। वो बेसमेंट में क्यों जाएंगे? चलो, मैं तुम्हें पानी देती हूँ और फिर तुम सो जाओ। आज स्कूल में ज्यादा थक गए होगे। आर्यन मन ही मन सोचता है, मम्मी झूठ बोल रही हैं। उनका हाथ कांप रहा है। वो पानी का ग्लास पकड़ते हुए भी कांप रही हैं। और पापा स्टडी रूम में नहीं है। मैंने देखा था, स्टडी रूम की लाइट बंद थी। तभी पीछे से एक आवाज आती है। क्या हो रहा है यहाँ? इतनी रात को शोर क्यों मचा रखा है? आर्यन, तुम सोए नहीं अभी तक? पापा, आप बेसमेंट में थे ना? मैंने आपकी आवाज सुनी थी। वहाँ कौन है पापा? आप पसीने में क्यों भीगे हुए हैं? बाहर तो ठंड है। आर्यन, मेरे शेर बच्चे, देखो, पापा वर्कआउट कर रहे थे। बेसमेंट में मेरा पुराना डंबल सेट रखा है ना, बस वही ढूंढ रहा था। और वो आवाज, वो तो शायद हवा की वजह से खिड़कियां खड़क रही होंगी। तुम बहुत जासूसी कहानियां पढ़ने लगे हो आजकल। चलो, अब अच्छे बच्चे की तरह बेड पर जाओ। लेकिन पापा, आपके जूतों पर कीचड़ लगा है। बेसमेंट में कीचड़ कहाँ से आया? और डंबल सेट तो स्टोर रूम में रखा है, बेसमेंट में नहीं। कमरे में एक भारी सन्नाटा छा जाता है। राजेश और प्रिया एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा है। बस बहुत हो गया आर्यन, अब एक शब्द और नहीं। सीधे अपने कमरे में जाओ। बड़ों से जुबान लड़ाना अच्छी बात नहीं है। जाओ। आर्यन दुखी और कंफ्यूज होकर सीढ़ियां चढ़ने लगता है, लेकिन वो पूरा ऊपर नहीं जाता। वो सीढ़ियों के मोड़ पर छुपकर खड़ा हो जाता है। आर्यन सोचता है, वो मुझसे कुछ बहुत बड़ा छुपा रहे हैं। पापा ने झूठ बोला, मम्मी ने भी। मुझे पता लगाना होगा। मैं डिटेक्टिव आर्यन हूँ। प्रिया, ये बहुत रिस्की होता जा रहा है। बच्चे को शक हो गया है। अगर उसने किसी को बता दिया तो पुलिस आ सकती है। तो हम क्या करें राजेश? उसे सड़क पर छोड़ दे। वो हमारी जिम्मेदारी है। बस कुछ दिनों की बात है। जैसे ही डॉक्टर खन्ना का फोन आएगा, हम कोई और इंतजाम कर देंगे। लेकिन आर्यन को बेसमेंट से दूर रखना होगा। डॉक्टर खन्ना? वो तो मेरे पेट दर्द वाले डॉक्टर नहीं है। ये कौन से डॉक्टर हैं? और जिम्मेदारी? बेसमेंट में कोई है जिसे वो छुपा रहे हैं। कहीं वो कोई अपराधी तो नहीं, या कोई भूत? अगले दिन सुबह घर का माहौल सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तनाव महसूस किया जा सकता है। आर्यन नाश्ते की मेज पर चुपचाप बैठा है। अरे, आज मेरा नन्हा जासूस इतना चुप क्यों है? पराठे पसंद नहीं आए क्या? या फिर रात को कोई डरावना सपना देखा? दादी, क्या हमारे घर के नीचे कोई और दुनिया है? बेसमेंट के नीचे? ओह गॉड, आर्यन, फिर शुरू हो गए तुम? मम्मी, इसे कहो ना अपनी कॉमिक बुक्स कम पढ़ा करे। कल रात ये बड़बड़ा रहा था। तभी मम्मी गुस्से में कहती है, अपना नाश्ता करो। और आर्यन, स्कूल बस आने वाली है। बैग तैयार है तुम्हारा? जैसे ही आर्यन अपना बैग उठाने के लिए झुकता है, उसकी नजर सोफे के नीचे एक चमकती हुई चीज पर पड़ती है। वो चुपके से उसे उठा लेता है। ये क्या है? एक फोटो का टुकड़ा? ये तो बहुत पुरानी लग रही है। इसमें एक छोटा बच्चा है जो मेरी तरह दिख रहा है, लेकिन ये मैं नहीं हूँ। इसके कपड़े बहुत पुराने जमाने के हैं और इसके हाथ में एक लॉकेट है, वो ही लॉकेट जो दादी पहनती हैं।
आर्यन फोटो को अपनी जेब में छुपा लेता है। तभी उसे बेसमेंट के दरवाजे पर एक बड़ा सा नया ताला लगा हुआ दिखाई देता है, जो कल रात तक नहीं था। और ताले के नीचे फर्श पर खून की एक नन्ही सी बूंद गिरी है। कल तक ये ताला नहीं था और ये खून। आर्यन की आंखें फैल गईं, पर वो चुप रहा और स्कूल चला गया। स्कूल में भी उसका मन बिल्कुल नहीं लगा। पूरा समय वो बस यही सोचता रहा, बेसमेंट में कौन है। आर्यन घर आकर कपड़े बदलता है और रिया के पास जाता है। दीदी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। प्लीज मजाक मत उड़ाना, ये सीरियस है। क्या है आर्यन? मुझे होमवर्क करना है। फिर से एलियंस की कहानी मत सुनाना। ये देखो, ये मुझे आज सोफे के नीचे मिली। ये बच्चा कौन है? इसके गले में दादी का लॉकेट है। और दीदी, आज सुबह बेसमेंट पर नया ताला लगा था और मैंने वहाँ खून देखा था, लाल रंग की बूंद। ये फोटो तो मैंने कभी नहीं देखी, लेकिन ये बच्चा, इसकी आंखें पापा जैसी लग रही हैं। आर्यन, तुम सच कह रहे थे? कल रात सच में कोई आवाज आई थी? हाँ दीदी, कोई रो रहा था और मम्मी पापा बहुत डरे हुए हैं। वो डॉक्टर खन्ना की बात कर रहे थे। हमें पता लगाना होगा। आज रात हम जासूसी करेंगे। दोनों भाई बहन एक प्लान बनाते हैं। रात को जब सब सो जाएंगे, वो बेसमेंट की चाबी ढूंढेंगे। रात के 1 बजे आर्यन और रिया अपने अपने कमरों में जागते हुए इंतजार कर रहे थे। योजना थी, दोनों सीढ़ियों के ऊपर छुप जाएंगे। घर की घंटी बजी, बहुत धीरे। दोनों बच्चे चुपके से अपने अपने कमरे से निकले और सीढ़ियों के ऊपर से नीचे झांकने लगे। पापा ने दरवाजा खोला। बाहर एक बुजुर्ग आदमी था, डॉक्टर खन्ना। उनके हाथ में एक मेडिकल बैग था। डॉक्टर खन्ना, आने में इतनी देर क्यों लगी? वो बच्चा काफी देर से। राजेश, रुको, पहले बताओ, क्या किसी ने तुम्हारा पीछा किया? वो लोग अब बहुत करीब आ गए हैं। आर्यन और रिया एक दूसरे को देखते हैं। मुझे नहीं पता, मैं सावधान था। राजेश, ये बहुत खतरनाक हो रहा है। उस बच्चे को यहाँ और नहीं रख सकते। 1 हफ्ते में इंतजाम करना होगा। वो मेरे भाई का बेटा है डॉक्टर खन्ना। जब तक वो चिप वाली बात हल नहीं होती, मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। चिप? गिलास जमीन पर गिर गया। नीचे पापा और डॉक्टर खन्ना की आंखें ऊपर उठ गईं। कौन है वहाँ? दोनों बच्चे दौड़कर अपने अपने कमरों में जाने की कोशिश करते, लेकिन पापा सीढ़ियां चलाए। रिया, आर्यन, बाहर आओ। दोनों धीरे धीरे बाहर निकले। माँ भी आ गई थी। डॉक्टर खन्ना नीचे ही रुक गए। तुम लोग कब से जागे थे? क्या सुना? पापा, बेसमेंट में कोई बच्चा है। आप और माँ उसे क्यों छुपा रहे हो? और चिप क्या है? राजेश का चेहरा सफेद पड़ गया। राजेश, अब इन्हें बताना होगा। ये बच्चे हैं, लेकिन समझते हैं। लंबे सन्नाटे के बाद राजेश एक गहरी सांस लेते हैं। ठीक है, चलो बैठो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। रात के 2 बजे सब लोग बैठक में थे। पापा एक पुरानी एल्बम लेकर आते हैं। मेरा एक छोटा भाई था, समीर। मेरा लाडला। समीर बहुत होशियार था। कंप्यूटर साइंस में उसने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया था जो एक बहुत बड़े करप्शन नेटवर्क को उजागर कर सकता था। उसने सारा डेटा एक छोटी सी चिप में सेव किया था। तो उस चिप में क्या था? उसमें 50 से ज्यादा बड़े नेताओं, अफसरों और बिजनेसमैन के करोड़ों रुपए की हेराफेरी का सबूत था। समीर उसे एक पत्रकार को देना चाहता था। फिर क्या हुआ? राजेश चुप हो जाते हैं। दादी माँ आंखें बंद कर लेती हैं। उन लोगों को पता चल गया। 3 साल पहले समीर का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? असली नहीं था? नहीं, वो लोग थे, लेकिन समीर चालाक था। मरने से पहले उसने वो चिप अपने बेटे के, विवान के एक खिलौने में छुपा दी और विवान को हमारे पास भेज दिया। विवान? तो वो बेसमेंट में रहे? हाँ, विवान 5 महीने से यहाँ है। वो बीमार था। उन लोगों ने उसका पीछा करते हुए उसे चोट पहुंचाई थी। डॉक्टर खन्ना उसका इलाज कर रहे हैं। क्या मैं विवान से मिल सकता हूँ? राजेश ने माँ की तरफ देखा। माँ ने धीरे से हाँ कहा। राजेश ताला खोलते हैं। बेसमेंट की सीढ़ियां उतरते हुए सबके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। नीचे एक कमरे से हल्की पीली रोशनी आ रही थी।
वो कमरा छोटा था लेकिन साफ सुथरा। एक बिस्तर, कुछ किताबें, एक छोटा सा लैंप। दीवार पर बच्चे ने क्रेयॉन से कुछ चित्र बनाए थे। एक घर, एक आदमी और एक बच्चा। शायद वो और उसके पापा थे। बिस्तर पर एक बच्चा बैठा था, दुबला, चेहरा पीला, लेकिन आंखें बड़ी और जिज्ञासु। तुम आर्यन हो ना? चाचा जी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि तुम बहुत बहादुर हो और एक दिन मुझसे मिलने जरूर आओगे। हाँ, मैं आर्यन हूँ। और तुम विवान हो? मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक था। विवान की आंखें भर आईं। शायद कई महीनों बाद उसे अपने जैसा कोई मिला था। मुझे डर था कि जब तुम सच जानोगे तो शायद तुम मुझसे दूर रहोगे, मुझे पसंद नहीं करोगे। मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ, जैसे मैं कोई गलती हूँ। ऐसा क्यों सोचते हो? तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम मेरे चचेरे भाई हो, मेरा अपना परिवार, और परिवार कभी एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ते। अब तुम अकेले नहीं हो। रिया भी झुककर विवान के पास बैठ गई। हाय विवान, मैं रिया हूँ, तुम्हारी दीदी। हमें तुम्हारे बारे में पहले नहीं बताया गया, लेकिन अब हम सब जानते हैं और हम तुम्हारी मदद करेंगे। विवान उनकी तरफ देखता है। विवान, क्या तुम्हारे पास वो चिप है? वही चिप जिसके लिए तुम्हारे पापा ने अपनी जान जोखिम में डाली? विवान कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीरे से अपने तकिए के नीचे हाथ डाला और एक पुराना टूटा फूटा खिलौना रोबोट निकाला। वो रोबोट धूल से भरा था, लेकिन उसके लिए बहुत कीमती था। उसने रोबोट का छोटा सा पैनल खोला। अंदर एक छोटी सी मेमोरी कार्ड छुपी हुई थी। पापा ने मुझे ये देते हुए कहा था कि इसे कभी किसी को मत देना। उन्होंने कहा था कि इसमें सच है, ऐसा सच जो बहुत ताकतवर लोगों को डरा सकता है, और इसे सिर्फ सही इंसान को देना जो डरता ना हो। राजेश आगे बढ़े और उस मेमोरी कार्ड को ध्यान से देखा। विवान, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है। मैं इस चिप को डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें जो भी सच है वो सामने आएगा। बस कुछ दिन और, फिर किसी को छुप कर जीने की जरूरत नहीं होगी। आर्यन, रिया और विवान एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें पता था अब उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। अगले दिन शाम को बाहर अंधेरा धीरे धीरे छा रहा था। दरवाजा खुला और राजेश अंदर आए। उनका चेहरा सफेद था, जैसे उन्होंने कुछ बहुत खतरनाक देख लिया हो। प्रिया, हमें बात करनी होगी अभी। क्या हुआ राजेश? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? उन्हें पता चल गया। आज ऑफिस में मेरे कंप्यूटर पर एक अनोनिमस मैसेज आया। उसमें लिखा था, चिप दे दो, नहीं तो पूरे परिवार को नुकसान होगा। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। वो लोग यहाँ तक पहुँच गए? हाँ, इसका मतलब है वो हमें देख रही हैं, हमारी हर हरकत पर नजर रख रही हैं। राजेश, अब हम क्या करेंगे? विवान, बच्चे, हम सब खतरे में हैं। मैंने डॉक्टर खन्ना को फोन किया है। उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। इंस्पेक्टर वर्मा खुद इस केस को देख रहे हैं। लेकिन क्या? पुलिस को यहाँ पहुँचने में कुछ घंटे लगेंगे। तब तक हमें खुद ही सावधान रहना होगा। पास खड़ा आर्यन ये सब सुन रहा था। पापा, तब तक हम क्या करेंगे? हम बस इंतजार नहीं कर सकते। हम दरवाजे और खिड़कियां बंद करेंगे, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। और पापा, मैंने एक प्लान सोचा है। अगर वो लोग आए तो हम उन्हें अंदर आने देंगे, लेकिन अपने तरीके से। रिया उसकी तरफ देखती है। आर्यन, तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? होम अलोन वाला प्लान? बिल्कुल। इस बार हम डरेंगे नहीं, इस बार हम तैयार रहेंगे। आर्यन, ये कोई फिल्म नहीं है, ये असली खतरा है। मुझे पता है मम्मी, लेकिन ये हमारा घर है और हम अपने परिवार की रक्षा करेंगे साथ में। राजेश अपने बेटे को देखते हैं। उन्हें एहसास होता है उनका छोटा बेटा अब बड़ा हो चुका है। बाहर अचानक तेज हवा चलने लगती है और घर के बाहर कोई आ चुका था। आर्यन और रिया ने अगले 2 घंटों में पूरे घर को एक जाल में बदल दिया। दोनों के चेहरों पर डर भी था और हिम्मत भी। जाल नंबर अक, मार्बल बम। आर्यन सीढ़ियों पर 200 से ज्यादा कंचे बिखेर देता है।
अब जो भी अंधेरे में यहाँ कदम रखेगा सीधा फिसलेगा। जाल नंबर 2, मिर्ची बम। रिया पटाखों की लड़ी को पीछे के दरवाजे से बांध देती है। दरवाजा खुलते ही इन्हें लगेगा जैसे युद्ध शुरू हो गया। जाल नंबर 3, पानी की बाल्टी। आर्यन और रिया सामने के दरवाजे के ऊपर रस्सी से पानी की बाल्टी बांध देते हैं। परफेक्ट, टाइमिंग सही हुआ तो पूरा नहा जाइए। जाल नंबर 4, रिया का स्पेशल। रिया रसोई के फर्श पर तेल फैला देती है। ये मेरा फेवरेट ट्रैप है, साइलेंट बट डेडली। मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, मैं भी मदद कर सकता हूँ। तुम्हारी जिम्मेदारी सबसे जरूरी है। ये चिप तुम्हारे पापा की आखिरी उम्मीद है, इसे कभी मत छोड़ना। विवान चिप को कसकर पकड़ लेता है। रात के 10 बजे अचानक घर की लाइट चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। बाहर एक गाड़ी रुकी। 3 साए घर की तरफ बढ़े। पीछे का दरवाजा खुला और अचानक भाई, गोली चल रही है। बेवकूफ, ये पटाखे हैं, अंदर चलो। सुरेश और श्यामा मुख्य दरवाजे की तरफ गए। जैसे ही दरवाजा खुला, बच्चे, ये बच्चों का काम है। वो अंदर घुसता है। सीढ़ियां। ओ नहीं। मुन्ना रसोई में भागा। ओह, राजेश सामने खड़े थे। मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? राजेश, चिप दे दो, बच्चों को कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। वो चिप अब मेरे पास नहीं है। क्या? उसका डेटा पिछले 1 घंटे में 17 पत्रकारों और 3 अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसीज को भेजा जा चुका है, और इंस्पेक्टर वर्मा के पास भी। अब सच कोई नहीं रोक सकता। सुरेश का चेहरा उतर गया। तभी बाहर पुलिस, हथियार डाल दो। अगली सुबह घर के बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी। सुरेश मेहता, श्यामा और मुन्ना गिरफ्तार हो चुके थे। आपके भाई ने बहुत बड़ा काम किया था। उस चिप की वजह से आज 53 बड़े अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। ये समीर जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। राजेश की आंखें भर आईं। मेरे समीर का बेटा अब कहीं नहीं जाएगा। ये घर ही उसका घर है। दादी माँ। रो ले बेटा, अब डरने की जरूरत नहीं है। अब तुम मेरे साथ रहोगे, ऊपर मेरे कमरे में, बेसमेंट नहीं। विवान पहली बार मुस्कुराया। 3 महीने बाद विवान अब आर्यन के कमरे में रहता था। वो स्कूल जाने लगा था, नए दोस्त बना रहा था। समीर के डेटा की वजह से पूरे देश में बड़ा केस शुरू हो गया। राजेश ने समीर मेमोरियल फाउंडेशन, जो सच बोलने वालों की रक्षा करता था, उसकी शुरुआत की। आर्यन अपनी डायरी में आखिरी लाइन लिखता है, केस नंबर 1, बेसमेंट का राज, स्टेटस सॉल्व्ड। और एक नया भाई मिला। ये केस हमेशा याद रहेगा। कुछ राज डर देते हैं और कुछ राज परिवार बना देते हैं।